आज के इस एपिसोड में हम जिस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, आप उन्हें साइंटिस्ट कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, म्यूजिशियन कह सकते हैं, या दुनिया के सबसे शातिर जासूसों में से एक भी। इस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे लंबे और सबसे सफल जासूसी अभियानों में से एक को अंजाम दिया। इस व्यक्ति ने एक ऐसे डिवाइस की खोज की जो अपने समय से बहुत आगे का था, लेकिन हम लोग उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है। अपने देश के लिए इतना सब करने के बाद भी इन्हें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ा। तो आइए सुनते हैं इस रोचक कहानी को, जिसमें विज्ञान है, बलिदान है, जासूसी है और जिसमें एक दुखद अंत भी। बात 1951 की है। मॉस्को में बनी ब्रिटिश एम्बेसी में एक क्लर्क ने रोज की तरह अटेंडेंस लगाई और अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगा। यह क्लर्क एक ब्रिटिश नागरिक था जो एम्बेसी में कई सालों से काम कर रहा था। उसका डेली रूटीन बहुत ही साधारण सा था। सुबह जल्दी एम्बेसी आना, लंच तक सारा पेपर वर्क निपटाना और लंच पर दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताना, फिर लंच के बाद एक दूसरे कमरे में जाकर पब्लिशिंग टीम की मदद करना। सब कुछ बड़ा ही साधारण और नियमित सा लगता था। यही उसका नियम कई सालों से था। सब कुछ इतना ही सरल यानी सिंपल और व्यवस्थित था, या यूं कहें लगता था। इस सरलता के पीछे की कहानी कुछ और थी। ये रेडियो ऑपरेटर दरअसल यूके की SIS यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस का एक एम्प्लॉय था जो रशिया में एक जासूसी काम कर रहा था। इसका मिशन था रशियन एयरफोर्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके उसकी बातचीत सुनना और खुफिया जानकारी एकत्र करना। वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा था और उसने काफ़ी जानकारी भी हासिल कर ली थी। आज भी वो अपने इसी काम पर लगा था और रशियन एयरफोर्स की नई फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहा था। अचानक उसने एक फ्रीक्वेंसी पकड़ी जहां कुछ बातचीत हो रही थी। उसने जल्दी से ट्यूनिंग की जिससे वो बातें साफ तौर पर सुन सके, पर जैसे ही आवाज क्लियर हुई तो उसने जो सुना वो ऐसा था जिसे सुनकर उससे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उस फ्रीक्वेंसी पर इंग्लिश में बात हो रही थी। उसको थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने जो बातें हो रही थी उन बातों को लिखना शुरू कर दिया। ये ट्रांसमिशन कई घंटों तक चलता रहा, फिर अचानक बंद हो गया। जैसे ही ट्रांसमिशन खत्म हुआ वो भागकर अपने हैंडलर के पास गया और उसे सारी बात बताई। हैंडलर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जासूस को किसी प्रोजेक्ट पर काम देता है और उसकी सारी खोजबीन की जानकारी रखता है। हैंडलर को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आया, पर जब उसने बातचीत का रिकॉर्ड पढ़ा तो वो भी इस बात पर यकीन करने को मजबूर हो गया। उसने इस रिकॉर्ड को बार बार पढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि शायद ये बातचीत अमेरिकन एम्बेसडर यानी राजदूत कर रहे थे। अपने शक के चलते उसने ब्रिटिश एम्बेसी के शीर्ष अधिकारियों को यह जानकारी दी। उसका शक सही था। US एम्बेसडर की न केवल बातें लीक हो रही थी बल्कि कोई उसे मिलिट्री रेडियो फ्रीक्वेंसी पर शेयर भी कर रहा था। इस खबर के बाद मॉस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक सभी जगह US के शीर्ष अधिकारियों में खलबली मच गई। आनन फानन में एम्बेसडर के ऑफिस की जांच पड़ताल की गई पर कुछ न मिला। FBI की एक टीम भी चोरी छुपे मॉस्को आई पर उसकी जांच भी बेनतीजा रही। उधर उस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बार बार ट्यून किया गया पर फिर कभी बातचीत दोबारा नहीं सुनाई दी। कई महीनों की मशक्कत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, पर FBI कहां हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली थी। एम्बेसडर के ऑफिस का सारा फर्नीचर बदल दिया गया। कारपेट यानी कालीन, एम्बेसडर के जूते, यहां तक कि उसके कपड़े भी बदल दिए गए। फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा, यहां तक कि आखिरकार एम्बेसडर किर्क को ही बदल दिया गया। FBI अब हताश, परेशान और खाली हाथ थी और इसी तरह साल 1952 यानी 1952 भी आ गया। अब तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा था। ऐसे में एक रेडियो ऑपरेटर को US एम्बेसी में ही बिठा दिया गया जिसका काम था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून करके चेक करे कि कहीं अभी भी उन पर जासूसी तो नहीं हो रही है। इसी क्रम में एक दिन एक और बातचीत रेडियो ऑपरेटर द्वारा सुनी गई जो कि ठीक उसी समय US एम्बेसडर और एक अधिकारी के बीच हो रही थी। इसके बाद एक बार फिर वहां पर हड़बड़ाहट फैल गई। एक बात तो तय थी कि जासूसी की जा रही है, पर सवाल था कैसे। बिना सबूत के रशिया पर कोई इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं था, इसलिए जासूसी कैसे हो रही है यह पता लगाना जरूरी था। फिर से एक बार ऑफिस का सारा फर्नीचर चेक किया जाने लगा। ऐसे में जब एम्बेसडर के पीछे टंगी हुई सील ऑफ अमेरिका की एक लकड़ी से बनी प्रतिकृति यानी रेप्लिका को उतारा जा रहा था तो वो नीचे गिरकर टूट गई और साथ ही उजागर हुआ उसका राज। एक ऐसा राज जिसे देखकर सब चौंक गए, कुछ ऐसा जैसा किसी ने कभी नहीं देखा था। FBI, US एम्बेसडर, UK एम्बेसडर और कई शीर्ष अधिकारियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, पर मॉस्को से हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया की जेल में बैठा एक कैदी मुस्कुरा रहा था। उसकी होठों पर खुशी और आंखों में चमक थी। उसके चेहरे पर गर्व के भाव थे। आखिर उसके सालों की मेहनत रंग लाई थी। ये कैदी कौन था और क्या चाहता था, यह जानना बहुत जरूरी है और इस कहानी का केंद्र बिंदु भी।
15 अगस्त 1896 को सर्गेई थेरेमिन और येवजीना एंटोनोवा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया लेव थेरेमिन। सर्गेई एक सफल लॉयर था और फ्रेंच मूल का था। उसकी लॉ प्रैक्टिस इतनी सफल थी कि उसकी गिनती मॉस्को के सबसे बड़े लॉयर्स में से होती थी। येवजीना एक हाउसवाइफ थी और जर्मन मूल की थी। उनका संबंध जर्मनी की नोबल फैमिलीज से था। इन दोनों की लेव से पहले भी एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। लेव बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। उसे बचपन से ही संगीत का शौक था। 5 साल की छोटी सी उम्र में वो सैलो बजाना सीख गया था और 6 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन कराना शुरू कर दिया था। जल्द ही उसने इसमें काफ़ी निपुणता हासिल कर ली। उसके माता पिता का उसे पूरा सहयोग था और उसे ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया गया जहां म्यूजिक की अच्छी फैकल्टी थी। पर उसने स्कूल में पढ़ाई में भी कमाल कर दिया और खासकर गणित यानी मैथमेटिक्स में। जल्दी ही वो स्कूल में एक विलक्षण छात्र के रूप में मशहूर हो गया। पढ़ाई और संगीत साथ साथ चल रहे थे और उसके पिता का उसे पूरा सहयोग मिल रहा था। 14 साल की उम्र में उसके पास खुद की लेबोरेटरी थी जो उसकी स्कूल की लेबोरेटरी से भी बड़ी थी। 17 साल की उम्र में उसने लैब में हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट, ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक फील्ड पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे, जो उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आगे की बात थी। लेव को आगे चलकर लेओ के नाम से जाना गया, इसलिए इस वीडियो में हम आगे उसे इसी नाम से संबोधित करेंगे। स्कूल खत्म करने के बाद लेओ ने सेंट पीटरबर्ग्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। उस यूनिवर्सिटी में एक बार अब्राम फेडोरोविच भी आए जो लेओ के टैलेंट से काफ़ी प्रभावित हुए। लेओ ने उन्हें बताया कि कैसे वो भी उनकी थीसिस की प्रेजेंटेशन देखने गया था। अब्राम की रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटी की फिजिक्स लैब में लेओ के लिए एक रूम रिजर्व कर दिया गया। लेओ अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर ही रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई और ऐसे में उसे भी वर्ल्ड वॉर 1 में रिक्रूट कर लिया गया। ये रिक्रूटमेंट ज़बरदस्ती हुई थी, पर उसकी काबिलियत को देखते हुए इन्फेंट्री यानी सैनिक की बजाय उसे आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में शामिल कर लिया गया। यहाँ उसके पास नया करने के लिए कुछ खास नहीं था, पर उस समय की टेक्नोलॉजी पर हाथ साफ करने का उसे एक अच्छा मौका मिल गया। उसने उस समय के इंस्ट्रूमेंट में बदलाव करके उन्हें और रिलायबल बना दिया। इसी तरह समय बीतता रहा और साल 1919 भी आ गया। एक दिन अचानक उसे अब्राम फेडोरोविच का फोन आया और उसे फिजिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंट पीटरबर्ग्स ज्वाइन करने के लिए कहा गया। लेओ को तो जैसे स्वर्ग ही मिल गया। उसने अगले ही दिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। यहाँ से शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे स्वर्णिम दौर। उसने कई पुरानी थ्योरीज को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया। यहीं पर उसने दुनिया का सबसे पहला मोशन डिटेक्टर बनाया जिसका आज कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसने उस समय इसे नाम दिया रेडियो वॉचमैन का। पर उसकी सबसे अनोखी खोज थी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम उसने रखा टेरमन वॉक्स। यह दुनिया का पहला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था जो बिना छुए यानी बिना टच किए बजाया जाता था। इससे धुन या म्यूजिक निकालने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता था जो हाथों की हरकत से कंट्रोल किया जाता था। नवंबर 1920 में लेओ ने इसका पहला पब्लिक कॉन्सर्ट किया जिसे काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद वो म्यूजिक सर्कल्स में भी काफ़ी फेमस हो गया और रशिया के कई शहरों में उसने अपनी परफॉर्मेंसेस दी। इसके बाद उसने 1924 यानी 1924 में काटिया से शादी कर ली। अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूज़िक, उसकी अपनी लैब और शोहरत। पर उसे लगता था कि उसे उसकी मेहनत के बराबर पैसा नहीं मिलता है। रशिया में कम्युनिस्ट शासन आ गया था, इसलिए पर्सनल वेल्थ को अब डिस्करेज किया जाता था। कई तरह की पाबंदियां भी अब उस पर लागू हो गई थी। लेओ को इनसे घुटन महसूस होती थी, इसलिए उसने 1925 में फैसला किया कि वो जर्मनी जाकर रेडियो वॉचमैन और टेरमन वॉक्स दोनों की पेटेंट बेच देगा और वहां से धन कमाएगा। जब यह खबर कम्युनिस्ट पार्टी तक गई तो उन्होंने लेओ को रोका और उसे ज्यादा माली सहायता देने का वचन भी दिया। इसके बाद लेओ ने पेटेंट तो नहीं बेचे, पर वो कम्युनिस्ट पार्टी की आंखों में खटक गया। उसके रिसर्च का काम आगे चलता रहा और 1927 यानी 1927 में उसने रशिया का पहला वायरलेस टेलीविज़न बनाया। उसने इसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में किया, जिससे वहां के शीर्ष नेता काफ़ी खुश हुए। इसी बीच मौका देखकर लेओ ने अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ यूरोप के टूर करने का एक प्रपोजल उनके सामने रखा और उसे परमिशन मिल गई। इस परमिशन की शर्त यह थी कि लेओ इस टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं करेगा। लेओ मान गया और 1927 में उसने यूरोप का टूर शुरू किया। शुरू में वो लंदन, पेरिस और बर्लिन में रहा, पर 1928 में वो यूएस चला गया। यह कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा में कहें तो वो यूएस भाग गया। इसी साल उसने आरसीए कंपनी के साथ मिलकर टेरमन वॉक्स की मास प्रोडक्शन शुरू कर दी और अब टेरमन वॉक्स को थेरेमिन के नाम से जाना जाने लगा।
उसने पूरे यूएस में कई शोज किए जो काफी सफल रहे। इसके चलते उसके पास अब शोहरत और पैसा दोनों थे। इसी बीच उसने एफबीआई के साथ मिलकर भी काम करना शुरू कर दिया था और एल्केट्राज जेल के लिए मल्टी मेटल डिटेक्टर बनाया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और लेओ का कैरियर नई ऊंचाइयां छू रहा था, पर अचानक 1938 यानी 1938 में खबर आई कि वो वापस यूएसएसआर यानी सोवियत रूस चला गया है। उसने ऐसा क्यों किया यह कोई नहीं जानता था। उस समय तो यह सबके लिए आश्चर्य की बात थी, पर कई सालों बाद लियो की पत्नी ने बताया कि उनको यूएस से उठाकर यूएसएसआर ले जाया गया था, यानी लियो को किडनैप करके यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया लाया गया था। जैसे ही वो यूएसएसआर पहुंचे उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ समय तो वो मॉस्को की जेल में रहे और फिर उन्हें साइबेरिया में एक गुलैग यानी ऐसी जेल में भेज दिया गया जहां कैदियों से काम कराया जाता था। लियो को सड़क बनाने का काम मिला। आज भी साइबेरिया में जितनी सड़कें हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे ही कैदियों ने बनाई थी। वहीं जेल में उसकी मुलाकात एंड्रेई टुपलेव और सर्गेई कुरोलेव से हुई। ये दोनों भी अपने समय के बड़े वैज्ञानिक थे। तीनों की स्थिति एक सी थी। पूरा जीवन साइंस को देने के बाद अब उन्हें जेल में रहना पड़ रहा था। जेलर को इनकी स्थिति पर तरस आया और उन्हें कुछ सुविधाएं देने की पेशकश की। तीनों ने अपने लिए साइंटिफिक एपरेटस मांगे जिससे वो अपनी रिसर्च का काम आगे बढ़ा सकें। उनकी डिमांड मान ली गई और इच्छा के अनुसार इंस्ट्रूमेंट भी उन्हें मिले। तीनों दिन भर सड़क बनाते और रात को अपनी रिसर्च करते। इसी तरह काम करते हुए लियो ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो अपने समय से काफी आगे का था। दरअसल ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसे चलाने के लिए कोई बैटरी या पावर नहीं लगती थी। ये यंत्र एक खास फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव से अपने लिए पावर जनरेट कर लेता था और फिर रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता था। ये अपने समय एक अजूबे जैसा था। जब लियो ने ये इंस्ट्रूमेंट जेलर को दिखाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने जल्दी से खबर एनकेवीडी यानी सोवियत सीक्रेट पुलिस तक पहुंचाई। जल्द ही केजीबी को भी इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद केजीबी ने इस इंस्ट्रूमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन उसी गुलैग में रखा जहां पर लियो बंद था। इंस्ट्रूमेंट देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। इसके इस्तेमाल को लेकर कई चर्चाएं हुई, पर आखिर में यह निर्णय लिया गया कि इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 4 अगस्त 1945 यानी 4 अगस्त 1945 को हिरोशिमा बॉम्बिंग से ठीक 2 दिन पहले यूएसएसआर में यूएस एम्बेसडर को सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। इसी प्रोग्राम में एक स्थानीय स्कूल के बच्चों ने लकड़ी से बने हुए यूएस सील एम्बेसडर को गिफ्ट किया। वो इंस्ट्रूमेंट इसी एम्ब्लेम के अंदर छुपा हुआ था। किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ। साथ ही 2 दिन बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग हुई तो सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। यूएस एम्बेसडर ने वो एम्ब्लेम अपनी सीट के पीछे ही लगा लिया था। ये तो केजीबी के लिए मुंह मांगे वरदान जैसा ही था। अब जब एम्बेसडर की बातें सुननी होती तो उसके ऑफिस के बाहर एक कार आती जो ऑफिस की खिड़की से एम्ब्लेम पर एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी डालती और एम्ब्लेम एक रेडियो ट्रांसमीटर में बदल जाता और कमरे में हो रही सारी बातें बाहर भेज देता, जिसे 1951 और 1952 में ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटर्स ने पकड़ा था। इस इंस्ट्रूमेंट का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। अब वापस चलते हैं 1952 में। जब एफबीआई ने एम्ब्लेम से वो इंस्ट्रूमेंट निकाला तो वो समझ गए कि इसका इस्तेमाल कुछ गलत करने में ही हो रहा है, पर कैसे हो रहा है ये वो नहीं समझ पाए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना बैटरी या बिना पावर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम कैसे कर सकता है। यह टेक्निकली इतना एडवांस था कि एफबीआई इसका नाम तक नहीं रख पाई और इसे द थिंग यानी चीज कहकर बुलाया जाने लगा। इसे आज भी द थिंग ही कहते हैं और आप इसे इसी नाम से इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। यूएसए को इस पूरे एपिसोड में भारी बेइज्जती महसूस हो रही थी। दुनिया को किस मुंह से बताते कि 1945 यानी 1945 से 1952 तक लगातार 7 साल तक उन पर जासूसी होती रही और वो भी उनकी एम्बेसी से ही। साथ ही ये यूएसएसआर की टेक्निकल सुपीरियरिटी यानी तकनीकी श्रेष्ठता को भी साबित करता था। इसलिए 1952 में इसे ढूंढ लेने के बाद भी इसे दुनिया के सामने लाया गया 1960 में। यूएसए चाहता तो दुनिया को इसके बारे में पहले बताकर यूएसएसआर पर दबाव बना सकता था, पर ऐसा करने में उसकी खुद की बदनामी ज्यादा होती। लियो को हालांकि जेल और सश्रम कारावास यानी कि उसके गुलैग से 1947 में ही मुक्त कर दिया गया, पर फिर भी उसे साइबेरिया की उसी जेल में एक अलग कमरे में 1956 यानी 1956 तक रखा गया। उसे किसी से मिलने या खत लिखने की अनुमति नहीं थी। वो बस अपना रिसर्च का काम ही कर सकता था। आखिरकार 1956 यानी 1956 में उसे उसके सारे आरोप से मुक्त कर जेल यानी गुलैग से रिहा किया गया। इसके बाद उन्हें वापस रिसर्च के काम पर लगा दिया गया,
1970 यानी 1970 के दशक में वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। 1993 यानी 1993 में 97 यानी 97 साल की उम्र में उनका देहांत मॉस्को में हुआ। जेल के अंदर जो उनके साथी थे उनमें से एक थे एंड्रे टुपोलोव। एंड्रे टुपोलोव अपने जमाने के महान वैज्ञानिक थे। वो दुनिया के सबसे पहले जेट फाइटर प्लेन डिजाइनर थे। उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट प्लेन डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, जिन कमर्शियल जेट्स में आज हम ट्रैवल करते हैं या सफर करते हैं वो भी टुपोलेव के डिजाइन प्रिंसिपल पर ही बनाए जाते हैं। जेल में जो दूसरे साथी थे उनका नाम था सर्गेई कोरोलेव और ये भी अपने जमाने के एक महान वैज्ञानिक थे। दुनिया की पहली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन इन्होंने ही बनाया था। स्पुतनिक 1 जो कि दुनिया का पहला मानव निर्मित उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में अंतरिक्ष में भेजा गया था। सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन भी इनके द्वारा डिजाइन किए हुए रॉकेट में ही अंतरिक्ष में भेजा गया था और उस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर भी कोरोलेव ही थे। ऐसा कहा जा सकता है कि अपने समय के ये तीनों सबसे श्रेष्ठ दिमाग एक साथ एक जेल में बंद थे। तीनों ने ही जेल से अपने सर्वश्रेष्ठ काम किए और कभी भी इस काल के बारे में कोई शिकायत नहीं की या यूं कहीं करने नहीं दी गई। तो इस तरह ये था दुनिया का आज तक का सबसे सफल और सबसे लंबा चला जासूसी कांड। इस जासूसी से USSR को चाहे और कुछ मिला हो ना मिला हो, पर उनकी टेक्निकल सुपीरियरिटी यानी तकनीकी श्रेष्ठता जरूर साबित हुई। लियोन थेरामिन के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ना ही लोगों को यह पता है कि लियोन थेरामिन द्वारा बनाए गए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या साइंटिफिक रिसर्च का हमारी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। आज जिस इंस्ट्रूमेंट की हमने बात की जिसे द थिंग के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया में आज भी टेक्निकली इस्तेमाल किया जाता है। आप और मैं या हम में से बहुत सारे लोग इसका लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप RFID से परिचित हैं तो ये जान लीजिए द थिंग ही RFID का मूल रूप था। RFID कार्ड्स आपने पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए होंगे। जब आप मेट्रो में जाते हैं तो जो आप कार्ड टैप करते हैं वो RFID पर ही बेस होता है। आप ऑफिस में जाते हैं और जब अपना ऑफिस कार्ड टैप करते हैं वो भी RFID पर ही बेस होता है। लियोन थेरामिन कितने महान वैज्ञानिक थे ये जानने के लिए आपको एक बार इंटरनेट पर सर्च करके ज़रूर देखना चाहिए कि लियोन थेरामिन ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी डिस्कवरीज की थी और आज उनका हमारी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है। थेरामिन के अलावा बाकी दो जो वैज्ञानिक गुलैग में थे, ये समझना चाहिए कि उन तीनों व्यक्तियों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कठिन दौर देखा, लेकिन फिर भी हमेशा अपने देश के लिए काम करते रहे। वो अपने काम के लिए इतने कृतज्ञ थे कि वो किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने USSR को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऐसी चीज़ें दी जो आज हमारी तरक्की का मूल हैं यानी आधार हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। नमस्कार।